आज हम प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 2020 में ये पूछा गया है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का जीवन चक्र। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है क्या। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एक प्रोटोजोआ जीव है जो कि मनुष्य में मलेरिया रोग फैलाते हैं। इस जो सूक्ष्म जीव है उसका वाहक कौन है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर के माध्यम से जो है मलेरिया वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा होता है, वाहक के द्वारा। अब ये जो मलेरिया रोग है वह कितने प्रकार का होता है, तो मलेरिया रोग 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सुदम यानी कि दुर्दांतक मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है। और दूसरा होता है दुर्दम तृतीयक मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से होता है। और तीसरा होता है चतुर्थक मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरी से होता है। और चौथा होता है ओवेल मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम ओवेल के संक्रमण से होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है सामान्य रूप से वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, है ना। तो इसके द्वारा सुदम तृतीयक मलेरिया होता है। इसमें क्या होता है, ज्वर की पुनरावृत्ति 48 घंटों के बाद होती है। तो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र द्विपोषिदी होता है। द्विपोषिदी यानी इसके 2 पोषक होते हैं। देखो, वो एक पोषक मच्छर है और दूसरा पोषक मनुष्य है। मनुष्य के अंदर ये अलैंगिक जनन करता है और मच्छर के अंदर ये लैंगिक जनन करता है। और 2 पोषक में ये किस प्रकार से आते हैं, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि रोगग्रस्त अवस्था, इसकी रोग फैलाने वाली अवस्था कौन सी है, तो ये है स्पोरोजोइट। ये मच्छर है और ये मच्छर की लार ग्रंथि है। तो ये संक्रमित मच्छर है जिसके अंदर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स भरा हुआ है, ये देखो इसकी लार में। अब ये मच्छर जब किसी स्वस्थ मनुष्य को काटेगा तो इसकी लार से एक पदार्थ निकलता है जो रक्त को जमने से रोकता है। उस पदार्थ को हम प्रतिस्कंदक कहते हैं। और उसके बाद ये अपने स्पोरोजॉइट जो इसकी लार में है, ये स्पोरोजॉइट मनुष्य के रक्त में छोड़ देता है। तो इसकी संक्रमणकारी अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट। बिल्कुल याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अब मच्छर ने मनुष्य को काटा और उसके रक्त में ये स्पोरोजोइट चले गए। जैसे ही ये स्पोरोजोइट उनके रक्त में जाते हैं तो आधे से 1 घंटे के भीतर वो रक्त से पूरे गायब हो जाते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं, यकृत। तो ये देखिए आप, ये यकृत की कोशिकाएं हैं। तो यकृत की कोशिका में ये पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो प्रीइरिथ्रोसाइटिक या पूर्व रक्ताणु साइजोगोनी करते हैं। कैसे करते हैं ये देखिए, यकृत में प्रवेश करती है ये। और यकृत में जो यहाँ पर कोशिका द्रव्य होता है, इस कोशिका द्रव्य का भक्षण करके ये वृद्धि करके गोल गोल रूप में बदल जाती है। इसके इस गोल रूप को क्रिप्टोजॉइट कहते हैं। और फिर इस क्रिप्टोजॉइट के अंदर देखो विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप बहुत सारी जो बनती है उसे हम कहते हैं क्रिप्टोमीरोजॉइट। और क्रिप्टोमीरोजॉइट जब इसकी संख्या लगभग 1000 हो जाती इसके अंदर, तो इसके प्रेशर से ये यकृत की कोशिका फट जाती है। और जब यकृत की कोशिका फट जाती है तो ये क्रिप्टोमीरोजॉइट मुक्त हो जाते हैं। अब ये क्रिप्टोमीरोजॉइट क्या करते हैं, ये पुनः किसी यकृत कोशिका को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। और या नहीं तो यहाँ से रक्त में चले जाते हैं, रक्त में पुनः उपस्थित हो जाते हैं। तो इस तरह एक यकृत कोशिका के फटने से लगभग 1000 क्रिप्टोमीरोजॉइट मुक्त होते हैं और ये पुनः किसको संक्रमित करते, पुनः यकृत को संक्रमित करते हैं। और इस प्रकार यकृत की कोशिकाओं में इनका ये वाला चक्र जो है वो इस प्रकार से चलता रहता है। तो ये इस प्रकार से स्पोरोजॉइट यकृत कोशिका में पहुंचकर क्रिप्टोमीरोजॉइट में बदल जाते हैं। और क्रिप्टोमीरोजॉइट क्या करता है, जब यहाँ से निकला तो नई यकृत कोशिका में पहुंच जाता है और नई यकृत कोशिका में पहुंचकर उसका कोशिका द्रव्य में भक्षण करके मेटाक्रिप्टोजॉइट में बदल जाता है। और इस प्रकार इसमें से कुछ छोटे आकार के होते हैं और कुछ बड़े आकार के होते हैं। और ये जो छोटे और बड़े आकार के हैं ये रुधिर में मुक्त होकर यहाँ पे एक नया चक्र चलाते हैं जिसे हम रुधिराणु चक्र कहते हैं। ये रुधिराणु चक्र है, ये रुधिर की लाल रुधिर कणिका है। इसके अंदर ये मेटाक्रिप्टोजॉइट ने प्रवेश कर लिया है और रुधिर के अंदर को इसको खाना शुरू कर दिया है। इसके अंदर देखो एक रिंग जैसी अवस्था आती है, इसको सिग्नेट रिंग अवस्था कहते हैं। फिर इसके अंदर ट्रोफोजॉइट अवस्था विकसित हो जाती है,
इसके पश्चात ये साइजांट अवस्था आती है। साइजांट अवस्था के बाद में ये पुनः जब रक्त की कोशिका क्या होती है, फटती है, तो बहुत सारे मीरोजॉइट उत्पन्न होते हैं और ये मीरोजॉइट पुनः रक्त कोशिका को संक्रमित करते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे करके हमारे शरीर की लाल रक्त कणिकाओं के अंदर ये प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके इस प्रकार से रिंग अवस्था, ट्रोफोजॉइट अवस्था, साइजांट अवस्था और इस तरह वो मीरोजॉइट में बदलते रहते हैं और फटते रहते हैं। तो मलेरिया बुखार में जो कपकपी और ठंड आती है वो इसलिए आती है। ये जो लाल रक्त कणिका है, जब इसके मीरोजॉइट के प्रेशर से क्या होती है, फट जाती है। तो इसमें जो विषैला पदार्थ होता है, जो उन्होंने ब्लड को खाकर हीमोजोइन कहते हैं इसे एकत्र किया है, उस विषैले पदार्थ के रुधिर में मुक्त होने के कारण हमारे शरीर का ताप बढ़ जाता है और बुखार आता है और इसके फटने के कारण एक साथ हजारों की संख्या में फटते हैं तो हमें कपकपी लगती है। अब ऐसे संक्रमित व्यक्ति को जब कोई ये मच्छर है और ये मच्छर की लार ग्रंथि, तो ऐसी जो मच्छर है जब किसी संक्रमित मनुष्य को चूसती है, उसका रक्त चूसती है, तो उसके यहाँ से निकलकर ये दोनों जो है नर युग्मक और मादा युग्मक जो मच्छर के शरीर के अंदर चले जाते हैं। अब देखो ये मच्छर के शरीर के अंदर गए हैं और वहाँ जाकर इनमें निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है और निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप उकाइनीड बनता है और ये उकाइनीड पुनः कहाँ आ जाता है, स्पोरोजॉइट में बदल जाता है और स्पोरोजॉइट उनके लार में आकर इकट्ठी हो जाती है। यानी कि ये फिर से तैयार है, इसके अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, निषेचन होता है ना। और यहाँ पर किसका निर्माण होता है, उशिष्ट का, और उशिष्ट पुनः मुक्त हो जाते हैं देह गुहा में और देह गुहा से लार ग्रंथि में पहुँचते हैं, तो वहाँ ये स्पोरोजॉइट में मुक्त हो जाते हैं। और फिर ऐसा मच्छर जब किसी मनुष्य को काटता है तो इसके जो लार में ये भरे हुए हैं क्या, स्पोरोजॉइट, ये पुनः मनुष्य को संक्रमित करते हैं। तो इस तरह ये मलेरिया पैरासाइट का जीवन चक्र चलता रहता है।